रुद्र का दृष्टिकोण। रुद्र राजपूत हवेली में नाओमी और नवजात जुड़वा बच्चों के साथ अपना सप्ताहांत मना रहा था, तभी उसे मैक्स से एक संदेश मिला। आमतौर पर रुद्र नाओमी के साथ रहते हुए कोई भी संदेश नहीं देखता था, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ही बहुत गुस्सा हो जाती थी जब भी वह उसे घर पर भी काम करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हुए देखती थी। हालांकि इस बार रुद्र ने संदेश तुरंत देखा, क्योंकि भेजने वाला मैक्स था। हाल ही में रुद्र मैक्स को लेकर बेहद चिंतित था। स्थानीय अधिकारियों ने रुद्र को एक हत्या की सूचना दी थी, जिसमें मैक्स को मुख्य संदिग्ध बताया गया था, लेकिन रुद्र ने जांच को टाल दिया और अधिकारियों को मैक्स को पूछताछ के लिए लाने नहीं दिया। रुद्र इस बात से खुश था कि मैक्स ने अपनी हानिकारक प्रेमिका सोफी से छुटकारा पा लिया, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि इस्तेमाल किया गया तरीका सही था या नहीं। मैक्स को लगा था कि उसने चालाकी से सोफी की हत्या कर दी है और कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन असल में उसकी योजना बिल्कुल भी सही नहीं थी। 2 कैमरों ने सोफी के घर जाते समय उसकी तस्वीरें खींच ली, जिसमें उसके पहनावे और हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह दोषी है, क्योंकि यह स्पष्ट था कि मैक्स जानबूझकर कैमरे की फुटेज से बच रहा था। रुद्र कोई मूर्ख नहीं था, उसे यह जानने के लिए ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं थी कि असल में क्या हुआ था। फिर भी उसने जानबूझकर जो कुछ भी हुआ उस पर आंखें मूंद लेने का फैसला किया और मामले को दबाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। रुद्र मैक्स को बहुत प्यार करता था और उसे लाइव स्ट्रीम पर देखकर बहुत खुश हुआ, जहां ये खुलासा हुआ कि उसने पहले ही 10 लाख सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं। स्वयं एक पुनर्जन्म लेने वाला होने के नाते रुद्र जानता था कि यह असंभव लगने वाला कारनामा मैक्स द्वारा पुनर्जन्म के अपने ज्ञान का सही उपयोग करने का ही नतीजा था। फिर भी अपने भाई को ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाते हुए देखकर उसका दिल खुशी और आनंद से भर गया। रुद्र ने संदेश खोला और पल भर में उसका मूड खुशी से उदासी में बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मैक्स खतरे में है और संभवतः सेंट मैक्सिमस कबीले के किसी व्यक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। रुद्र ने अपने निजी एआई गाया को सेंट मैक्सिमस कबीले के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया और मैक्स द्वारा भेजे गए कबीले और ग्रह पर शोध करना शुरू कर दिया। हालांकि मैक्स ने उसे अगले संदेश के लिए एक दिन इंतजार करने के लिए कहा था, इस संभावना को देखते हुए कि सब कुछ ठीक न हो। सेंट मैक्सिमस कबीले के मुखिया एक 6ठे स्तर के देवता थे और जाहिर तौर पर वे वेम्पायर राजा रेग्स ऑरेलियस के अधीन 7वें स्थान पर थे, जो 8वें स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे। सेंट मैक्सिमस कबीले के साथ युद्ध का मतलब स्वयं पिशाच राजा के साथ युद्ध का खतरा था। हालांकि रुद्र को इसकी परवाह नहीं थी, अगर इसका मतलब अपने भाई को बचाना था। आशावादी दृष्टिकोण से वह अकेले ही सेंट मैक्सिमस कबीले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि अगर लड़ाई फैलती है और बड़ी शक्तियों को आमंत्रित करती है, तो उसे समर्थन की आवश्यकता होगी। रुद्र को ठीक से पता था कि ऐसी स्थिति में उसे किससे संपर्क करना है, इसलिए रुद्र ने गाया को आदेश दिया कि वह उसे अपनी बहन पेट्रिसिया वॉन नाइट से जोड़ दे। अगर ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति थी जो निस्संदेह रुद्र का साथ देगी, तो वह निश्चित रूप से वॉन नाइट्स ही होंगे। रुद्र का पूरा चरित्र नाम शकुनी वॉन नाइट था, क्योंकि उसे ट्यूटोरियल गेम ओमेगा में तत्कालीन नेता पेट्रिसिया वॉन नाइट द्वारा परिवार में लाया गया था। ट्यूटोरियल गेम के भीतर भी वॉन नाइट परिवार प्रभावशाली था, जिसके पास एक विशाल निजी सेना थी और बहुत सारी जमीन थी। हालांकि विशाल ब्रह्मांड में वास्तविक वॉन नाइट परिवार की तुलना में यह समुद्र में एक बूंद के समान था। परिवार के संस्थापक ऑगस्टस वॉन नाइट अभी भी जीवित और चुस्त दुरुस्त थे और एक विस्फोट कलाकार थे जिनके हथियारों की पूरे ब्रह्मांड में चाहत थी। हालांकि उन्होंने पेट्रिशिया वॉन नाइट बीस्ट क्वीन को परिचालन संबंधी भूमिका सौंप दी थी, लेकिन एक उच्च स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उनकी उपस्थिति और व्यापक संपर्कों ने वॉन नाइट परिवार को ब्रह्मांड में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने में मदद की। यदि रुद्र वैम्पायर किंग के खिलाफ जाता है, तो उसे संघर्ष में एक निवारक के रूप में वॉन नाइट्स के समर्थन की आवश्यकता होगी। रुद्र ने पेट्रिशिया को संदेश भेजते समय थोड़ी घबराहट महसूस की। जरूरत के समय ही उससे संपर्क करना और उससे पहले नहीं, यह उसकी बहुत स्वार्थी हरकत थी। यह एक ऐसा अपराध था जिसके लिए वह न केवल आज बल्कि ओमेगा के अंदर बार बार दोषी साबित हुआ था। लेकिन उसकी क्षमाशील प्रकृति को जानते हुए रुद्र मुस्कुराया और फिर भी उसे संदेश भेजा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बड़ी बहन दयालु थी। तुरंत जवाब आया और रुद्र ने उसे पढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। संदेश में लिखा था, मैं सोच रहा था कि आपको मेरी जरूरत कब पड़ेगी। रुद्र, माफ कीजिए बड़ी बहन, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मुझे पिशाचों के एक कबीले का सफाया करना पड़ सकता है। पेट्रिसिया, रेक्स ऑरेलियस के आदमी। उद्धरण, रुद्र, हाँ, पेट्रिशिया, हम। रुद्र, क्या तुम मेरा साथ दोगे? पेट्रिशिया, बिल्कुल, लेकिन अगर संभव हो तो उसे उकसाओ मत, ये लड़ाई हमारे बस की बात से कहीं ज्यादा महंगी साबित हो सकती है।
रुद्र, समझ गया। सेमीकोलन कोष्टक उद्धरण। पेट्रिशिया, मुस्कुराओ मत बेवकूफ। तुम मुझे तभी मैसेज करते हो जब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है। रुद्र, माफ करना। पेट्रिशिया, दफा हो जाओ और कृपया अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करो। रुद्र ने अपना फोन नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, जबकि नाओमी उसे घूर घूर कर देख रही थी। अपनी पत्नी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर रुद्र घबराकर हौंफने लगा। तभी नाओमी ने ठंडे स्वर में पूछा, मेरे प्यारे पति, आप किसे मैसेज कर रहे थे? रुद्र को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रुद्र के अनुभव में अगर कोई चीज योद्धा की युद्ध क्षमता से भी ज्यादा खतरनाक थी तो वह थी किसी महिला की यह सहज प्रवृत्ति कि उसका पुरुष उसे धोखा दे रहा है या नहीं। जब दिल के मामलों की बात आती थी तो महिलाओं में एक अद्वितीय सूझबूझ होती थी जिसे पुरुष बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे, और ऐसा लगता था कि नाओमी में ये समझ प्रचुर मात्रा में थी। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी के बीच दोस्ताना नोकझोंक चलती रही। तभी रुद्र को मैक्स से वह खतरनाक एसओएस संदेश मिला जिसके परिणामस्वरूप वह पल भर में एक प्यारे पति से एक घातक देवता में बदल गया। रुद्र ने तुरंत अपने कवच और तलवारें पहन ली और युद्ध में उतरने के लिए तैयार हो गया। रुद्र अकेले ही युद्ध में जाने का इरादा रखता था, लेकिन जैसे ही वह युद्धपोत पर सवार हुआ, उसके सच्चे कुलीन संग के साथ ही तैयार थे और जहाज पर उसका इंतजार कर रहे थे, पूरी तरह से तैयार और कार्रवाई के लिए उत्सुक थे। कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन रुद्र के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और तुरंत ही एक खुशनुमा माहौल बन गया। रुद्र उन्हें यहाँ देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी भौहें उठाकर पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह युद्ध के लिए बाहर जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाओमी ने रुद्र के पहुंचने से पहले ही समूह को संदेश भेज दिया था, इसीलिए कर्ण, नीटविट, मिडेव और स्काइला पृथ्वी के विध्वंसक श्रेणी के युद्धपोत के अंदर रुद्र का इंतजार कर रहे थे। मैक्स को मदद की जरूरत है। बेशक, मैं आ रहा हूँ, कर्ण ने लापरवाही से कहा, जबकि रुद्र अपने दोस्त की ओर देखकर मुस्कुराया। पीठ पर पट्टी बंधे होने से रुद्र का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया। अब उसे युद्ध में जाने में काफी अच्छा लग रहा था। ग्रे ग्रीन सॉइल के मैक्स द्वारा भेजे गए निर्देशांकों को दर्ज करते हुए विध्वंसक श्रेणी के युद्धपोत ने अंतरिक्ष में अति तीव्र गति से अपनी यात्रा शुरू की और अनुमानित रूप से 24 मिनट में गंतव्य तक पहुंचने का समय निर्धारित किया। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच मैक्स, बुजुर्ग लोग आगे क्या करना है, इस बारे में जोशपूर्वक चर्चा करने लगे। आधे लोगों ने रुद्र द्वारा ग्रह पर आक्रमण करने के खतरे को बेहद गंभीरता से लिया, जबकि दूसरे आधे लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि कोई भगवान वास्तव में मैक्स जैसे निम्न स्तर के तुच्छ प्राणी की इतनी परवाह करेगा कि लड़ाई शुरू करने का जोखिम उठाएगा। उनके अपने मुखिया सैम सेंट मैक्सिमस एक देवता के समान थे। जब तक कोई बड़ी घटना उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं करती, तब तक वे जरा भी विचलित नहीं होते, भले ही युद्ध में उनके अपने बेटों में से एक की मृत्यु हो जाए। हजारों वर्षों से ब्रह्मांड में यही सामान्य बात रही थी, क्योंकि देवता शायद ही कभी मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप करते थे। उनकी अज्ञानता का एक कारण ये भी था कि उनके पूर्वज हजारों वर्षों से ऐसे ही थे, जिसके कारण वे ये सोचने लगे थे कि सभी देवता एक जैसे हैं। फिर भी उनमें से आधे लोगों ने इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि उन्होंने मुखिया को खतरे के बारे में सूचित किया और अतिरिक्त सहायता और समर्थन मांगा। इन सब के दौरान सेवेरस को बहुत सारी डांट फटकार सुननी पड़ी, क्योंकि उसने आदिम रक्तरेखा प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी का गलत चुनाव किया था। बुजुर्गों को मैक्स की उस अनूठी परिस्थिति की समझ नहीं थी, जिसकी वजह से वह एक ऐसी प्रक्रिया में सफल हो सका जिसमें बाकी सभी विफल रहे, क्योंकि उनकी नज़र में सारा जादू सेवेरस ने अपनी प्रयोगशाला में किया था और इसे किसी पर भी दोहराया जा सकता था। उनका मानना था कि सेवेरस ने इस परीक्षण के लिए मैक्स जैसे जटिल लक्ष्य को चुनकर मूर्खता की है, और अगर उसने बिना किसी पृष्ठभूमि या समर्थन वाले सीधे साधे व्यक्ति को चुना होता तो ये कहीं बेहतर होता। सबसे बड़ी समस्या इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि ब्राउज़र पर रुद्र के बारे में उपलब्ध 2-3 पंक्तियों के अलावा बहुत अधिक जानकारी नहीं जुटाई जा सकी, क्योंकि उसकी जानकारी को अजीब तरह से उच्च पीले स्तर के एन्क्रिप्शन के तहत संपादित किया गया था। उनके अपने मुखिया का नाम रानी के डेटाबेस में केवल एक नीले स्तर का एन्क्रिप्टेड आंकड़ा था, लेकिन किसी कारणवश रुद्र एक पीले स्तर का था, जिससे कई बूढ़े पुरुषों के मन में भय पैदा हो गया था। रुद्र के बारे में जो कुछ ही जानकारी उपलब्ध थी, वह भी पूरी तरह से हास्यास्पद थी, जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। ओमेगा के इतिहास में टियर 6 ग्रेड पर ट्यूटोरियल पूरा करने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति। सिग्मा से स्नातक होने के 3 दिन बाद अमर अखाड़े में लूसिफर के सेनापति रक्सा को मार डाला।
लड़ाई के बाद अज्ञात कारणों से एक अज्ञात देवता द्वारा उसकी खोज की गई। ये सभी जानकारियां अभूतपूर्व थी और एक दूसरे से कहीं अधिक प्रभावशाली थी, लेकिन सबसे भयावह तथ्य यह था कि यह डेटाबेस अधिकतम केवल 1 महीने पुराना था, जिसका अर्थ है कि रुद्र ने 1 महीने में वह हासिल कर लिया जो अधिकांश देवता 1 शताब्दी में हासिल करते हैं। रक्षा के साथ उनकी लड़ाई के कई प्रत्यक्षदर्शियों ने उनकी शक्ति का स्तर 6ठे स्तर के देवता से कहीं अधिक होने का अनुमान लगाया, और कुछ ने तो ये भी अनुमान लगाया कि वह 7वें स्तर के देवता थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रक्षा जैसे अनुभवी जनरल के साथ आसानी से खिलवाड़ किया और उसे मार डाला, जिससे उसकी वीरता को देखने वाले कई गुटों में दहशत फैल गई। वे उसे पागल शकुनी कहते हैं। हम एक पागल से लड़ रहे हैं, एक बुजुर्ग चिल्लाया। इस लड़के को बचाने कोई नहीं आ रहा है, हिम्मत दिखाओ। अगर वह आता भी है तो भी हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि इंसानों को नहीं सौंपेंगे। वह हमारा सपना है, हमारी संपत्ति है। एक और दांत विहीन बुजुर्ग ने तुरंत जवाब देते हुए चिल्लाया। हमारे पास खुशखबरी है, कुलपति आ रहे हैं। वे रक्त को नियंत्रित करने में सक्षम व्यक्ति को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं, खुश हो जाओ। अगर मानव देवता भी आ जाए तो भी हम बच जाएंगे। एक बुजुर्ग ने समूह को यह सूचना दी और सभी ने राहत की सांस ली। जब स्वयं कुलपति हरी भरी धरती पर आ रहे थे तो उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी, भले ही मानव देवता रास्ते में ही क्यों न हो। शुरू से अंत तक किसी भी बुजुर्ग ने मैक्स को रिहा करने का सुझाव तक नहीं दिया, क्योंकि रुद्र से सबसे ज्यादा डरने वाले लोग भी मैक्स को बिना किसी सजा के जाने देने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक थे। शुरू में मैक्स लड़ना चाहता था और ग्रह से भागने का मौका तलाशना चाहता था। हालांकि ड्रैक्स ने इसके विपरीत सुझाव दिया और उसे अपने भाई को सूचित करने और शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने का अधिक तर्कसंगत तरीका अपनाने के लिए कहा। उस समय मैक्स को बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण करने में कायरता का एहसास हो रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। अगर वह किसी तरह इस ग्रह से जिंदा भी निकल जाता तो भी सेंट मैक्सिमस कबीले द्वारा जीवन भर उसका पीछा किया जाता। इस उलझन से निकलने का एकमात्र रास्ता यही था कि इसमें पूरी तरह से उतरकर इसे हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका यही था कि मैक्स अपने भाई पर भरोसा करे। मैक्स को आज यहाँ मरने या लंबे समय तक कैद रहने का डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाए तब भी उसका बड़ा भाई उसे बचाने और आजाद कराने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा, क्योंकि उसका भाई ऐसा ही इंसान था। उन्हें शकुनी द अनडिफिटेड की उपाधि बिल्कुल सही तरीके से मिली थी। जब बुजुर्ग लोग कुलपति का उचित स्वागत करने के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी एक भयानक भूकंप ने पूरे ग्रह ग्रीन सॉइल को हिला दिया और प्रयोगशाला के अंदर अलार्म बजने लगे। कमजोर पैरों वाले बुजुर्ग अपना संतुलन खो बैठे और नितंबों के बल गिर पड़े, क्योंकि सैनिकों ने आने वाले आक्रमणकारी के डर से तुरंत युद्ध की स्थिति ले ली। प्रयोगशाला के अंदर बुजुर्गों के साथ आए सैनिकों में से एक ने अपना संचार उपकरण उठाया और बाहर मौजूद युद्धपोतों से संपर्क करने की कोशिश की। सैनिक कमांडर, एक भयंकर भूकंप ने प्रयोगशाला को हिला दिया है। मैं प्रयोगशाला को छोड़कर सतह पर सुरक्षित बाहर निकलने की अनुमति चाहती हूँ। आगे युद्धपोत कमांडर, हालात स्पष्ट नहीं है। ग्रीन सॉइल ग्रह के ऊपर एक विध्वंसक श्रेणी का जहाज मंडरा रहा है। हम उसके मेनफ्रेम पर लगे ग्रे वुल्फ ध्वज की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अभी बाहर मत आना। सिपाही कमांडर को प्रतिलिपि भेज रहा हूँ, आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओवर। इस समय मैक्स के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी, जो उसके मुंह पर लगी पट्टी के ऊपर चिपकी हुई थी, क्योंकि वह कमरे में मौजूद पिशाचों के बुजुर्गों के बीच डर को महसूस कर सकता था। हालांकि पिशाच ग्रे वुल्फ प्रतीक चिन्ह से परिचित नहीं थे, मैक्स उस झंडे की छाया में पला बड़ा था और वह उसे अपनी हथेली की तरह जानता था। भूरे भेड़िए का मतलब था कि उसका भाई आखिरकार आ गया है। भीषण विस्फोटों से पूरा ग्रह हिल गया, क्योंकि भारी बमबारी के कारण प्रयोगशाला के कुछ हिस्से ढहने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बाहर युद्ध छिड़ गया हो। जैसे जैसे बुजुर्गों ने सैनिकों पर उस शापित स्थान से बाहर निकलने में मदद करने के लिए दबाव डालना शुरू किया, उनमें जिंदा दफन हो जाने का डर बढ़ता गया। सैनिक कमांडर, प्रयोगशाला ढह रही है, कृपया तत्काल खाली करने की अनुमति दें। युद्धपोत कमांडर, नहीं, हम पहले ही 3 जहाज खो चुके हैं। दुश्मन का विध्वंसक बहुत शक्तिशाली है। बाहर मत आओ। मैं दोहराता हूँ, बाहर मत आओ। बस एक जोरदार विस्फोट और उसके बाद लगातार आने वाली कर्कश ध्वनि ने नीचे फंसे बुजुर्गों के सामने एक भयावह तस्वीर पेश की। जिस तरह से लड़ाई का रुख बदल रहा था, उससे यह अनुमान लगाना सुरक्षित था कि बुजुर्गों द्वारा आगमन के लिए इस्तेमाल किए गए सभी 5 युद्धपोत नष्ट हो चुके थे। ग्रिशा ने दांत पीसते हुए चारों ओर देखा और मौजूद सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को गिना,
फिर उसने कमान संभाली और उन्हें पंक्तिबद्ध होने का आदेश दिया। हमें अंदर इंतजार करना चाहिए, मुखिया और अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करना चाहिए। क्या कोई परिवार की रक्षा बलों से संपर्क करेगा? तुरंत करो, एक बुजुर्ग ने आदेश दिया। हालांकि इस समय सेवेरस ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और एक बहुत ही अलोकप्रिय राय रखी। सेवेरस ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी वर्तमान शक्ति से किसी देवता को रोक सकते हैं। लड़के को बचाने की कोशिश छोड़ देना ही बेहतर होगा। सभी लोग सेवेरस को ऐसे देख रहे थे मानो वह पागल हो। तभी एक बुजुर्ग ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ईश्वर की निंदा। वह पागल जादूगर का स्वप्निल प्रोजेक्ट है। उसे केवल मेरे और मेरी 7 पीढ़ियों के मृत शरीर पर से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। अन्य बुजुर्गों ने भी यही भावना व्यक्त की और सेवेरस ने आह भरी और सिर हिलाया। बूढ़े लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। उनके लिए यह बहादुरी दिखाना आसान था, लेकिन सेवेरस के लिए अपनी असेवा की और अपने साथी की जान को खतरे में डालना मूर्खता थी। लड़के को सुरक्षित रखो और मुखिया के आने का इंतजार करो। अगर वे प्रयोगशाला में घुसने की कोशिश करेंगे तो सैनिक उन्हें रोक देंगे। कोई जाकर दरवाजे पर पहरा दे। जाल बिछाओ, दुश्मन को रोको, एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया, जबकि सेवेरस असहाय होकर ग्रिशा को देख रहा था। यदि कोई देवता वास्तव में उन पर हमला कर रहा होता तो वह सामने के दरवाजे से जबरदस्ती अंदर नहीं आता और न ही उनके द्वारा बिछाए गए छोटे मोटे जाल उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि इससे पहले कि सेवेरस बड़ों के सामने अपना तर्क प्रस्तुत कर पाता, प्रयोगशाला की छत में दरार आ गई और सुनहरे बालों और गहरी नीली आंखों वाला एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। मेरे भाई को छूने की हिम्मत कौन करता है? एक दहकती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। उस आवाज की ताकत ने बुजुर्गों को क्षण भर पहले कहे गए अपने ही शब्दों पर अवाक कर दिया। कुछ सैनिकों ने अपनी तलवारें लहराते हुए रुद्र की ओर धावा बोला, लेकिन रुद्र ने केवल अपनी आभा को फैलाया और उंगली तक नहीं उठाई, क्योंकि सेवेरस और ग्रिशा सहित पूरा कमरा उसकी दमनकारी आभा के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आस्या, जो बगल वाले कमरे के गलियारे से देख रही थी, रुद्र को देखकर उसका मुंह खुला रह गया और उसका जबड़ा लटक गया। उसका दबंग चेहरा, उसका आकर्षक रूप और उसका अहंकारी व्यवहार बिल्कुल उसी तरह का योद्धा था जैसा वह बड़ी होकर बनना चाहती थी। उसके आत्मविश्वास में कुछ ऐसा था जो मानो चिल्ला रहा हो, हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो, और यही उसके आसपास के हर खतरे के लिए एक स्वाभाविक निवारक था। कोई भी अपनी एक मांसपेशी भी हिला नहीं पाया, क्योंकि रुद्र ने एक उंगली से मैक्स के बंधन तोड़ दिए और अपने भाई को बचा लिया, जबकि कोई भी बड़ा व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ था। मैक्स की खून जैसी लाल आंखें और बदले हुए चेहरे के भाव देखकर रुद्र थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अब पिशाच बन चुका है। रुद्र के दिल में क्रोध उबल रहा था, लेकिन चूंकि वह नहीं जानता था कि यह मैक्स की अपनी योजना का हिस्सा था या पिशाचों ने उसे रूप बदलने के लिए मजबूर किया था, इसलिए फिलहाल उसने चुप्पी साधे रखी। भाई, तुम आ गए, मैक्स ने कुछ भावुक स्वर में बुदबुदाया। तभी रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाए। बेशक, मैं आता ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन कमजोरों को तुम्हें धमकाने देता? कभी नहीं। कुछ बुजुर्ग इन शब्दों को सुनकर चौंक गए। संत मैक्सिमस का घर कमजोर कैसे माना जा सकता था? वे ब्रह्मांड के सबसे खूंखार घरों में से एक थे। हालांकि रुद्र उन्हें साधारण गोभी के समान मानते थे। इससे बड़े बुजुर्ग क्रोधित हो गए, लेकिन उनमें रुद्र के शब्दों का विरोध करने का साहस नहीं था। जब मैक्स अंततः अपने बंधनों से मुक्त होकर खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार था, तभी एक बुजुर्ग ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, तुम उसे नहीं ले जा सकते। वह सेंट मैक्सिमस कबीले द्वारा हजारों वर्षों के शोध का परिणाम है। उसकी शक्तियां हमारी देन हैं। उसे अब कबीले की सेवा करनी होगी। रुद्र ने बोलने की हिम्मत करने वाले उस बुजुर्ग की ओर धमकी भरी निगाहों से देखा और गंभीर स्वर में पूछा, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? रुद्र ने बोलने की हिम्मत करने वाले उस बुजुर्ग की ओर धमकी भरी निगाहों से देखा और गंभीर स्वर में पूछा, और अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? बुजुर्ग व्यक्ति ने घबराकर घूंट भरी और हकलाते हुए जवाब दिया, ओ हमारे कुलपिता तुम्हें मार डालेंगे। वे तुम्हारी खाल को जिंदा ही नोच डालेंगे। हाँ, वे तुम्हें मार डालेंगे। किसी ने भी रुद्र को एक भी मांसपेशी हिलाते हुए नहीं देखा, लेकिन बोलने वाले बुजुर्ग का सिर उसके शरीर से अलग होकर फर्श पर लुढ़क गया और खून और मस्तिष्क के ऊतक चारों ओर फैल गए। उस दृश्य ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया। हालांकि मैक्स के लिए एक नई समस्या सामने आई, क्योंकि खून की ताजा गंध उसकी नाक में घुस गई। मैक्स ने अपने नुकीले दांत दिखाए और फुफकारा, क्योंकि उसका शरीर उस गिरे हुए खून का स्वाद चखने के लिए उसे उकसा रहा था। मैक्स अपने भाई के सामने किसी जानवर की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता था,
लेकिन जल्द ही उसकी आदिम प्रवृत्ति हावी हो गई और वह इसे और दबा नहीं सका और उसने मृत बुजुर्ग के खून पर निर्दयतापूर्वक दावत की। पिशाच समुदाय में मृतकों का खून पीना एक बड़ा वर्जित कार्य था। हालांकि मैक्स को इसकी परवाह नहीं थी। बूढ़े पिशाच का मीठा खून उस इंसान के खून से कहीं बेहतर था जिसे उसने पहले पिया था। मैक्स के व्यवहार को देखकर रुद्र ने भौहें चढ़ाई और असहाय होकर कर्ण की ओर देखा, जिसके चेहरे पर मैक्स की हरकतों को देखते हुए एक भयानक पीलापन सा भाव था। कमरे का जायजा लेते हुए रुद्र की नजरें उस इकलौते व्यक्ति पर टिक गईं जो उससे डरा हुआ नहीं लग रहा था, और उसने उससे पूछा, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? सेवरस ने खुद को घुटनों के बल लेटी हुई स्थिति से वापस अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया और रुद्र को जवाब दिया, वह अब एक आदिम पिशाच बन गया है। वह एक नवजात शिशु की तरह है जो अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करना नहीं जानता। वह खून के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। रुद्र ने अपनी तलवार पौराणिक ग्रिम रीपर को म्यान से बाहर निकाला और उसे सेवेरस की ओर इंगित करते हुए पूछा, मेरे भाई को राक्षस में बदलने के बाद क्या मेरे पास तुम्हें या तुम्हारे कबीले को कोई दया दिखाने का कोई कारण है? रुद्र के प्रश्न के कारण कमरे का तापमान कुछ डिग्री गिर गया और सेवेरस ने लार का एक घूंट निगल लिया। अपने पूरे जीवन में उसने कभी किसी देवता को किसी साधारण मनुष्य से इतना लगाव रखते हुए नहीं देखा था जितना रुद्र मैक्स से रखता था। मैक्स पर प्रक्रिया करते समय उसने मैक्स के मेरा भाई एक देवता है वाले खतरे को सचमुच कम करके आंका था, क्योंकि अगर उसे पता होता कि मैक्स का भाई इतना पागल है तो वह मैक्स के शरीर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत नहीं करता। उसे मार्गदर्शन की जरूरत है। उसे पिशाचों का तरीका सिखाया जाना चाहिए। उसका वंश शक्तिशाली है और उसके पास एक बहुत शक्तिशाली क्षमता है जो उसकी शक्तिहीनता की कमी को दूर कर सकती है। हालांकि उसे रास्ता दिखाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। संत मैक्सिमस को उनका मार्गदर्शक बनने दे और बदले में उन्हें हमारे कबीले का हिस्सा बनने दें। मैं वादा करता हूं कि हम उसकी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, बल्कि परिवार की तरह उसका समर्थन करेंगे। सेवेरस ने अपनी सच्ची राय व्यक्त करते हुए कहा, यह एक नेक प्रस्ताव था जिसने रुद्र के दिल को थोड़ा छू लिया। हालांकि ग्रीन सॉइल ग्रे पर दूसरे देवता के आगमन से बातचीत अचानक बाधित हो गई। सेवरस, अगर यहाँ कोई निर्णय लेने वाला है तो वह मैं ही हूँगा। ऊंचे आकाश से एक शक्तिशाली आवाज आई और तभी एक और विध्वंसक श्रेणी का युद्धपोत ग्रीन सॉइल ग्रह पर उतरा, जिसके पीछे सैकड़ों युद्धपोतों का बेड़ा था। कुलपति आ गए हैं, हम बच गए। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे और एक बुजुर्ग ने यह बात चिल्लाकर कही। रुद्र ने मैक्स के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और प्रयोगशाला में प्रवेश करने के लिए बनाए गए छेद से बाहर कूद गया। उसके पीछे कर्ण और उसके साथी भी आ गए। मैक्स ने रुद्र पर भोजन में बाधा डालने के लिए हमला किया। हालांकि उसके दांत इतने तेज नहीं थे कि रुद्र की त्वचा को भेद सके और अपने भाई को काटने का उसका प्रयास अंततः हानिरहित साबित हुआ। जल्द ही मैक्स अपनी अचेतना से बाहर आ गया क्योंकि उसे होश और स्पष्टता वापस मिल गई थी। कुलीन वर्ग के लोग मैक्स के चारों ओर एक घेरे में खड़े थे और अंततः रुद्र ने युद्ध की तैयारी करते हुए अपनी कमर पर बंधी दोनों तलवारें निकाल ली। एक अहंकारी दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था, लाल और काले कवच में लिपटा हुआ था और जिसकी आंखें मैक्स और सेवेरस की तरह ही लाल थीं, जल्द ही विध्वंसक श्रेणी की युद्धपोत से नीचे उतरा और नीचे उतरते समय रुद्र से लगातार नजरें मिलाए रखी। 1 मिनट के लिए कोई भी अपनी मांसपेशी नहीं हिला सका, क्योंकि दोनों देवता एक दूसरे की निगाहों के माध्यम से एक दूसरे की शक्ति के स्तर और चरित्र का आकलन करने के लिए एक मौन घूरने की प्रतियोगिता में लगे रहे। रुद्र के लिए अपने प्रतिद्वंदी के आंकड़ों को पढ़ना एक खुली किताब पढ़ने के समान था। हालांकि सैम सेंट मैक्सिमस लाख कोशिश करने के बावजूद रुद्र का निरीक्षण करने में असमर्थ था। रुद्र के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि दुश्मन को मारना उसके लिए केवल 5 चालों का काम है। और उसने कहा, महामहिम लॉर्ड सैम सेंट मैक्सिमस, आप आज मेरे द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं और मेरे भाई को अपने कुल में राजसी सम्मान दे सकते हैं, अन्यथा मैं आपको ब्रह्मांड के नक्शे से मिटा दूंगा। चुनना, सैम सेंट मैक्सिमस ने जवाब में नाक सिकोड़ते हुए कहा, बेशर्म। दोनों पुरुषों ने एक साथ हमला किया और पलक झपकते ही रुद्र की तलवार सैम की कुल्हाड़ी से टकरा गई। हमले की ऊर्जा ने उस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जिस पर वे लड़ रहे थे। जब सैम उस झड़प के बाद पीछे की ओर उड़ गया तो उसके चेहरे पर भय का भाव आ गया, क्योंकि उसे अपने और रुद्र के बीच शक्ति के अंतर की थोड़ी सी झलक मिल गई थी। हालांकि कागजी तौर पर दोनों छठे स्तर के देवता थे, लेकिन व्यवहार में उनकी शक्ति के स्तर में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान था। धरती की हरी मिट्टी में लौटते हुए सैम ने दांत पीसते हुए स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। तभी रुद्र ने एक धृष्ट मुस्कान और एक अभिमानी प्रश्न के साथ उसे चिढ़ाते हुए पूछा, कौन सा धृष्ट?
सैम ने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। हालांकि वह उस पागल जादूगर के सपने को बहुत महत्व देता था। वह सेंट मैक्सिमस कबीले का मुखिया भी था और मैक्स जैसे तुच्छ लड़के के लिए रुद्र जैसे पागल देवता के साथ युद्ध करना उचित नहीं था। हालांकि अभी हार मानने को तैयार न होकर सैम ने वैम्पायर किंग के प्रभाव का इस्तेमाल करके रुद्र को धमकाने की कोशिश की। तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो? मैं राजा रैग्स ऑरेलियस का सेवक हूँ, जो 8वें दर्जे का सर्वोच्च देवता है। तुम उसकी क्रोध का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हें और तुम्हारे पूरे सौर मंडल को नष्ट कर देगा। सैम ने रुद्र को आगे कोई भी कदम उठाने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे खेद है, क्या मैं अपना परिचय देना भूल गया? मेरा नाम शकुनी वॉन नाइट है। मैं ऑगस्टस वॉन नाइट के वंश से संबंध रखता हूँ, जो रानी पेट्रिसिया वॉन नाइट का शपथ लिया हुआ भाई है। मेरे सहयोगी देवदूत हैं और मानवता की शक्ति मेरे साथ है। मैं पिशाचों से नहीं डरता, लेकिन पिशाचों को मुझसे डरना चाहिए। रुद्र ने धमकी भरी मुस्कान के साथ कहा, और उसके शब्दों को सुनकर सैम के चेहरे पर गहरी शिकन आ गई। सैम को ठीक उसी क्षण यह समझ आ गया कि वह बुरी तरह हार चुका है, क्योंकि ऑगस्टस वॉन नाइट का दर्जा वैम्पायर किंग रैग्स ऑरेलियस के बराबर या उससे भी ऊंचा था और वॉन नाइट्स के साथ युद्ध करना वैम्पायर किंग के लिए उचित नहीं होता, कम से कम सेंट मैक्सिमस के लिए तो बिल्कुल नहीं। सैम ने अपना हथियार वापस अपनी इन्वेंट्री में रख लिया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम जीत गए, चलो युद्ध विराम करते हैं और सभ्य तरीके से मामलों पर चर्चा करते हैं। रुद्रा ने तानाशाही भरी हंसी हंसी। सैम के आंकड़े पढ़ते ही उसे इस नतीजे का अंदाजा हो गया था। हालांकि ये नतीजा कुछ बुरा भी नहीं था। फिलहाल मैक्स को तब तक पिशाचों की जरूरत थी जो उसे प्रशिक्षित कर सके, जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना न सीख जाए। रुद्र ने सैम से हाथ मिलाया और लड़ाई रद्द कर दी गई। इसके बाद सैम और रुद्र के बीच लंबी चर्चा शुरू हुई और एक एक करके कर्मियों को इस मामले पर अपनी राय देने के लिए बुलाया गया, जिसमें सेवेरस और ग्रिशा से गहन पूछताछ की गई, जबकि मैक्स से भी उनकी राय पूछी गई। अंततः रुद्र और सैम ने एक प्रणालीगत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे सेंट मैक्सिमस का घराना मानव ग्रह #H2047 और उसके रक्षक रुद्र राजपूत के साथ सहयोगी बन गया। इस समझौते के तहत रुद्र ने मित्रता के प्रतीक के रूप में सेंट मैक्सिमस कबीले को एक विध्वंसक श्रेणी का युद्धपोत 30% की छूट पर दिया, जबकि सेंट मैक्सिमस ने मैक्स को अगले 5 वर्षों तक अपने कबीले के सदस्य के रूप में प्रशिक्षित करने का वादा किया। मैक्स के मार्गदर्शन के सटीक विवरणों के बारे में एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मैक्स के लिए ये सब वैकल्पिक था, क्योंकि रुद्र ने ये सुनिश्चित किया था कि उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा सुरक्षित रहे। सेवरस को मैक्स को प्रशिक्षित करने और उसकी आदिम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में मदद करने का जिम्मा सौंपा गया था, और ये सेवरस और मैक्स का संयुक्त निर्णय था कि मैक्स अपने प्रशिक्षण के पहले वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में भाग ले। सेवरस को विश्वविद्यालय में सफाई कर्मी के रूप में नौकरी करनी थी, ताकि वह मैक्स और असेवाक पर नजर रख सके, जबकि मैक्स एक सुरक्षित और रचनात्मक वातावरण में पला बढ़ा। कुछ बुजुर्ग इस पूरे घटनाक्रम से असंतुष्ट थे। हालांकि सेंट मैक्सिमस कबीले में मुखिया के शब्द ही कानून थे, इसलिए उनके पास कड़वी गोली निगलने और मैक्स को उसकी आजादी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुल मिलाकर हालात कुछ ज्यादा बुरे नहीं लग रहे थे, क्योंकि आखिर में रुद्र और सैम एक साथ शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, जबकि मैक्स को सेंट मैक्सिमस कबीले से एक नई तलवार, कवच, कुछ औषधियां और लगभग 3 मिलियन सोने के सिक्के मिले, ताकि उसे पहले साल की फीस और पढ़ाई में मदद मिल सके। मैक्स के लिए यह एक अप्रत्याशित लाभ था। उसे न केवल मुफ्त पैसा और उपकरण मिले, बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी बरकरार रही। उसे जो तलवार मिली थी वह असली सोने की श्रेणी की तलवार थी, और वह बहुत तेज धार वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेव स्लैशर गोल्ड, एक बेहद तेज धार वाला ब्लेड जो हड्डी को मक्खन की तरह काट सकता है। ये फुर्तीले और तेज योद्धाओं के लिए उपयुक्त है। विशेष प्रभाव, विंड स्लैश, हवा के तत्वों से बने तलवार के वार के रूप में हवा में हमला करें। वेम्पायर लेदर आर्मर सेट, चांदी, एक हल्का कवच जो मुख्य रूप से चमड़े से बना है, लेकिन कपड़े के अंदर कुछ धातु के धागे बुने हुए हैं। विशेषताएं, बहुत हल्का, बहुत टिकाऊ। -10% चाकू से होने वाला नुकसान, -30% कट क्षति। कुल मिलाकर मैक्स अपने द्वारा प्राप्त उपकरणों से बहुत खुश था। हालांकि उसकी खुशी को ड्रैक्स ने पूरी तरह से कुचल दिया। देखो बच्चे, मुझे तुम्हारे लिए खुशी है, सचमुच, लेकिन अगर तुम एक योद्धा के रूप में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मेहनत से कमाना शुरू करना होगा, और इसके लिए अपने भाई पर निर्भर नहीं रहना होगा। आपके पुनर्जन्म को लगभग 1 महीना हो चुका है, और यद्यपि आपने प्रगति की है,
आपने कोई अभूतपूर्व कार्य नहीं किया है। आपने गलतियां की हैं। आपने कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए अपने भविष्य के ज्ञान और संपर्कों पर भरोसा किया है और आपने खतरे का सामना करते हुए बेहद खराब निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया है। इन सब के बावजूद आपने महज किस्मत के सहारे ही शानदार शुरुआत कर ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किस्मत आपको इससे आगे नहीं ले जाएगी। असली लड़ाई अब शुरू होती है। कल आप अकादमी में दाखिला लेंगे और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए वहां नहीं होगा। ड्रैक्स की डांट सुनकर मैक्स थोड़ा सहम गया, हालांकि वह जानता था कि यह सच था। एक शक्तिहीन और बेकार प्राणी के लिए शुरुआत में ही इतनी सफलता मिलना वाकई सौभाग्य की बात थी, लेकिन अब से उसे अपने दम पर ही आगे बढ़ना होगा। आगे से समस्याओं से निकलने के लिए अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करने की कसम खाते हुए मैक्स ने ड्रैक्स को आश्वासन दिया कि वह विश्वविद्यालय के भीतर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ये बोनस अध्याय इस इवेंट का हिस्सा है और कानो अंडरस्कोर शुया द्वारा प्रायोजित है। हम इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं, जीटी रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हैं। हमने पूरे वेब नॉवल बाजार को हिलाकर रख दिया है। 1 महीने पुरानी किताब को शीर्ष पर देखकर सब लोग हैरान हैं। इस अनुभव ने मुझे विनम्र बना दिया है। समर्थन के लिए धन्यवाद। आज यहाँ मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैक्स ने शर्मिंदा भाव से कहा। रुद्र कुछ क्षण के लिए चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ मैक्स के कंधों पर मजबूती से टिके हुए थे और उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र मैक्स को सांत्वना के शब्द देना चाहता था, उसे सलाह देना चाहता था कि वह अपने पुनर्जन्म के धोखे का अधिकतम लाभ कैसे उठाए और अपनी क्षमता से अधिक काम न करे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चूंकि मैक्स ने रुद्र के सामने अपने पुनर्जन्म की बात नहीं बताई थी, इसलिए रुद्र भी मैक्स पर दबाव नहीं डालना चाहता था। आखिरकार आज तक एथन ग्रे के अलावा किसी को नहीं पता था कि रुद्र स्वयं पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति है। अंत में रुद्र ने भारी स्वर में कहा, मैक्स, मैं तुम्हें जीवन जीने के तरीके पर उपदेश नहीं देना चाहता। तुम अब एक वयस्क हो और अपने फैसले खुद ले सकते हो। लेकिन जिस तरह से मैंने आपकी स्थिति को समझा है, भले ही सेंट मैक्सिमस कबीला आपका शिकार न करे, अन्य पिशाच कबीले आपके अस्तित्व या आपकी क्षमता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैम को पूरा यकीन है कि अगर तुम्हारी शक्तियों की खबर कभी लीक हुई तो रैग्स ऑरेलियस खुद तुम्हें ढूंढ निकालेगा। अजीब बात यह है कि सेंट मैक्सिमस कबीला यहाँ आपका सहयोगी है, क्योंकि जितना वे आपको कैद करना और आप पर प्रयोग करना चाहते हैं, उतना ही वे ये भी नहीं चाहते कि आप किसी अजीब जुनून के कारण मर जाएं। लेकिन अन्य कबीले इतने दयालु नहीं होंगे। अगर हालात बिगड़ते हैं तो आपके पास हमेशा पृथ्वी ही सहारा है, जिसे आप अपना घर कह सकते हैं। हालांकि बड़ा भाई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, इसलिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें छुपाए रखना ही समझदारी है। अकादमी जाओ, सब कुछ सीखो, ताकतवर बनो, लेकिन अपनी शक्तियों को छुपा कर रखो। तुम्हारी असली क्षमताओं के बारे में लोगों को जितना कम पता हो, उतना ही अच्छा है। मैक्स, मेरी बात मानो, लड़ाई शुरू होने से पहले अपने सारे पत्ते खोल देने वाले सिर्फ बेवकूफी होते हैं। इस ब्रह्मांड में अभिमान और सम्मान का कोई महत्व नहीं है। यहाँ केवल शक्ति ही मायने रखती है। इसलिए जब मजबूरी हो तो कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लें और बस अपना सिर झुकाकर काम करते रहें। मैक्स ने सिर हिलाया। उसने अपने भाई की बातों को दिल से मान लिया। वह मूर्ख की तरह अपने सारे पत्ते अपने विरोधियों के सामने खोलना नहीं चाहता था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपनी इन्वेंट्री से एक वस्तु निकाली और मैक्स को एक कंसीलर मास्क दिया। कंसीलर मास्क एपिक, एक ऐसा मास्क जो आपको नकली नाम और पहचान अपनाने में मदद करेगा, साथ ही टियर 4 से नीचे आपके आंकड़ों और पहचान की जांच करने के सभी प्रयासों को छुपाएगा। रुद्र ने कहा, गेमिंग के शुरुआती दिनों में मुझे भी मुखौटा पहनना पड़ता था और एक नकली नाम अपनाना पड़ता था। ये वही चीज है जिसका इस्तेमाल मैं अपने ओमेगा दिनों में करता था। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए भी उपयोगी साबित होगी। मैक्स ने अपने भाई को प्रणाम करते हुए रुद्र का उपहार स्वीकार किया। मैक्स को ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि उसके भाई जैसे शक्तिशाली योद्धा को ओमेगा में अपनी पहचान छिपानी पड़ी, लेकिन इससे उसे यह याद आ गया कि उसके भाई को भी कभी कड़वा घूंट पीना पड़ा था ताकि वह आज के शक्तिशाली योद्धा के रूप में विकसित हो सके। मास्क को अपने चेहरे पर लगाते हुए मैक्स ने उस वस्तु को अपने शरीर से बांध लिया। सिस्टम सूचना, आपने कंसीलर मास्क लगा लिया है। कृपया अपना नया डिस्प्ले नाम चुनें। मैक्स ने रावण नाम चुना। सिस्टम सूचना, डिस्प्ले नाम रावण निर्धारित किया गया है।
ग्रह छोड़ने से पहले रुद्र ने अपने भाई को आखिरी बार गले लगाया और मैक्स को पीछे छोड़ते हुए अन्य एलीट सदस्यों के साथ ग्रह छोड़ दिया। रुद्र के जाने से मैक्स थोड़ा दुखी था, हालांकि सेवेरस के आने से उसका शोक भंग हो गया। सेवेरस ने कहा, मुझे यकीन है कि आपके भाई ने आपको पहले ही बता दिया होगा, लेकिन मुझे आपको विस्तार से समझाना है कि आप कितने बड़े खतरे में हैं। पिशाच जाति में एक प्राचीन भविष्यवाणी प्रचलित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिशाचों के बीच चली आ रही है। यह एक बहुत पुरानी कहानी है और यह इस प्रकार है। जब ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाती है और अंधकार अपना सिर उठाता है, रक्त की नदियां बहेंगी, एक विद्रोही पिशाच अपना सिर उठाएगा। वह पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर सिंहासन पर अपना अधिकार जमाएगा। रक्त ही उसका हथियार होगा, वरदान भी और अभिशाप भी। उसका नाम रक्त का नियंत्रक होगा और उसकी जाति आदिम पिशाच होगी। उसका भाग्य महान होगा, लेकिन उसका शासनकाल महान नहीं होगा। उसके फैसलों से हर किसी को दुख मिलेगा, सिवाय खुद उसके। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो रक्त में हेरफेर करने वालों को बेहद खतरनाक व्यक्तियों के रूप में चित्रित करती है और हर कोई, यहाँ तक कि 2 साल का बच्चा भी, इस प्राचीन भविष्यवाणी को मुंह जुबानी जानता है। हम संत मैक्सिमस प्राचीन भविष्यवाणी के इस संस्करण में विश्वास नहीं करते हैं और जिस संस्करण को हमें सिखाया जाता है उसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अंतिम श्लोक थोड़ा अलग है। हमारे मत के अनुसार आदिम पिशाच जाति का नायक है जो समृद्धि और शांति लाएगा। लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हम एकमात्र ऐसे कबीले हैं जो भविष्यवाणी के उस संस्करण में विश्वास करते हैं, जबकि राजा रेक्स ऑरेलियस और बाकी पिशाच समुदाय द्वारा अपनाए गए संस्करण में आदिम पिशाच को खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। अब ये जानने के बाद कल्पना कीजिए कि उस ब्रह्मांड में कितनी अराजकता फैल जाएगी जब ये पता चलेगा कि आदिम पिशाच जाति का एक रक्तचालक ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। आपकी ही जाति के लोग और विशेष रूप से राजा आपका लगातार पीछा करेंगे और आपकी जान लेने के लिए वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए मैक्स विश्वविद्यालय में सावधान रहना। हालांकि मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हें भी सतर्क और सावधान रहना होगा। मैक्स पर पिशाचों से जुड़ी भविष्यवाणी के रूप में एक बड़ा झटका लगा। प्राचीन भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से रक्त के हेरफेर करने वालों और आदिम पिशाचों का उल्लेख था, जिससे संकेत मिलता था कि मैक्स ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसे इस भविष्यवाणी को पूरा करना नियति का कार्य सौंपा गया है। हेजरियल ने उसे जो लक्ष्य दिखाया था, यानी पिशाच राजा का सिंहासन हासिल करना, उसे देखते हुए ये स्पष्ट था कि नियति ने उसके लिए आगे एक कठिन राह तय कर रखी थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। नोट, यह अध्याय विशेष आयोजन का हिस्सा है और शैडो 118 द्वारा प्रायोजित है। आपके सहयोग के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। अद्यतन सांख्यिकी पैनल और आगामी विश्वविद्यालय आग के बारे में सामान्य जानकारी के लिए लेखक के नोट्स भी देखें। विश्वविद्यालय के प्रवेश कार्यालय में मैक्स असेवा के पीछे कतार में खड़ा था, क्योंकि असेवा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था ताकि वह शानदार ग्रैंड यूनिवर्सिटी फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग टैलेंट्स में आवेदन कर सके और एक नए छात्र के रूप में दाखिला ले सके। सैद्धांतिक रूप से विश्वविद्यालय ने छात्रों को 2 साल का पाठ्यक्रम प्रदान किया, लेकिन चूंकि शुल्क एक वर्ष में 1 मिलियन सोने के सिक्कों की भारी भरकम राशि पर निर्धारित किया गया था, इसलिए 95% छात्रों ने 2 साल के पाठ्यक्रम को एक ही वर्ष में पूरा करने और जितनी जल्दी हो सके स्नातक होने का विकल्प चुना। इससे छात्रों का विश्वविद्यालय जीवन बहुत कठिन और प्रतिस्पर्धी बन गया, क्योंकि उनके पास परिसर के अंदर रहते हुए ही अपनी प्रतिभा दिखाने और सीखने का केवल एक ही मौका होता था। जहां असिव ने बिना आस्तीन का सफेद टॉप और फैशनेबल चमड़े की पैंट पहनी थी, वहीं मैक्स सिर से पैर तक काले रंग के वस्त्रों से ढका हुआ था, जिन पर चांदी के बटन लगे हुए थे ताकि उसकी त्वचा का 1 इंच भी खुला न रहे। उसने अपने हाथों को दस्तानों से और चेहरे को कंसीलर मास्क से ढक लिया था, क्योंकि उसके शरीर पर केवल उसकी खून जैसी लाल आंखें और काले बाल ही दिखाई दे रहे थे। पूरी नामांकन प्रक्रिया मूल रूप से एक दिखावा थी। जो भी शुल्क का भुगतान करने में सक्षम था और डार्क फैक्शन से संबंधित नहीं था, उसे नामांकन करने की अनुमति दी गई थी। मैक्स, जिसे सेंट मैक्सिमस कबीले से 3 मिलियन सोने के सिक्के मिले थे, वर्तमान में धन में डूबा हुआ था, क्योंकि उसने खुद से 1 मिलियन बचा रखे थे, जिससे उसकी कुल संपत्ति बढ़कर 4 मिलियन सिक्के हो गई थी। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि विश्वविद्यालय में उसका जीवन कम से कम कुछ समय के लिए सुचारू रूप से चलेगा और उसे कंगाल की तरह नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही मैक्स के बगल से उठकर आवेदन करने के लिए अंदर जाने पर असिवा की बारी आ गई। ऑल द बेस्ट, मैक्स ने समर्थन जताने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि असिव ने मुड़कर मैक्स को घूर कर देखा और फिर ऑफिस में चली गई। वाह, क्या चाल है!
बेवकूफ, दादा ड्रैक्स ने मैक्स को चिढ़ाते हुए कहा, जिस पर मैक्स ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस औरत की क्या समस्या है। वह मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? शायद इसलिए कि तुम में करिश्मा और आकर्षण की कमी है, ड्रैक्स ने कहा, जिस पर मैक्स ने तुरंत असहमति जताई। मैं 6 फुट 3 इंच लंबा हूँ, हरक्यूलिस जैसा गठीला शरीर है, त्वचा का रंग सफेद चॉकलेट जैसा गोरा है, मुझ में नापसंद करने जैसी क्या बात है? मैक्स ने अपने अच्छे रूप रंग को बड़ा चढ़ाकर आंकते हुए जवाब दिया। ड्रैक्स कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर बोला, शायद तुम्हारी आंखें उसे डरा देती हैं। मैक्स पलटवार करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपने शब्द निगल लिए, उसकी आंखें कुछ डरावनी सी थी। इससे वह निश्चित रूप से धमकी भरा और अनफ्रेंडली लग रहा था। अजीबोगरीब लोगों की बात करें तो उस सफाईकर्मी को देखो, वो तो चौथे दर्जे का पिशाच वैज्ञानिक है, यहाँ के ज्यादातर शिक्षकों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी कचरा उठा रहा है और फर्श साफ कर रहा है, हद है। ड्रैक्स ने सेवेरस के बारे में बात करते हुए कहा। सेवेरस एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर था जिसे ड्रैक्स समझ नहीं पाता था, वह व्यक्ति बहुत ही अप्रत्याशित था। मैक्स ने मुस्कुराते हुए सेवेरस को देखा, जो हर राहगीर को विनम्रतापूर्वक झुककर प्रणाम कर रहा था और विश्वविद्यालय के फर्श को पोंछ रहा था, और वह स्तर 0 से भी कमजोर दिख रहा था। मैक्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके जैसा ताकतवर व्यक्ति ऐसे तुच्छ काम क्यों कर रहा है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि शायद यही उसका शौक होगा। मैक्स सेवेरस सेंट मैक्सिमस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात नहीं समझ पाया था, जो कि उसकी वंशानुगत क्षमता थी, क्योंकि उसे सेंट मैक्सिमस कबीले की वंशानुगत क्षमता विरासत में नहीं मिली थी, जैसे कि उसे नाइटब्लेड की वंशानुगत क्षमता विरासत में मिली थी। सेंट मैक्सिमस कबीले की क्षमता असाधारण श्रवण शक्ति और झूठ पकड़ने की क्षमता थी। इस क्षमता के कारण वे सूचना एकत्र करने में माहिर थे, लेकिन इसका पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उन्हें समाज के हर कोने तक पहुंच बनानी पड़ती थी। हालांकि सेंट मैक्सिमस सफाईकर्मियों और सफाई करने वालों का एक कबीला था, फिर भी वे अपनी इस वंशानुगत क्षमता के कारण 7वें सबसे शक्तिशाली कबीले के रूप में रैंक किए गए थे, क्योंकि सेंट मैक्सिमस सूचना संग्राहक और राजा रैग्स ऑरेलियस की आंखें और कान भी थे। अभी भी झाड़ू लगाते हुए सेवेरस हर फुसफुसाहट 500 मीटर दूर तक बोली जा रही हर बातचीत सुन रहा था। अकादमी में अध्ययनरत शिष्यों की तरह बातूनी रोबोटों से विभिन्न कुलों के मामलों की जानकारी प्राप्त कर रहा था। कुछ जानकारी उपयोगी थी, कुछ बेकार थी, लेकिन सेवेरस द्वारा सब कुछ सुना और रिकॉर्ड किया जा रहा था, ताकि उसे एक रिपोर्ट में संकलित करके कबीले को फाइलिंग के लिए वापस भेजा जा सके। सेंट मैक्सिमस शौक के तौर पर सफाईकर्मी नहीं थे, वे ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच प्राप्त करने और सूचनाओं के स्वामी बनने के लिए सफाई करते थे। उनके पास सच और झूठ में फर्क करने की अतिरिक्त क्षमता भी थी, जिसका मतलब था कि वे कभी भी अधूरी अफवाहों और गलत सूचनाओं पर काम नहीं करते थे। उनकी सभी रिपोर्टें सटीक और सच्ची होती थी, जिससे उन्हें अन्य सभी सूचना संग्रह एजेंसियों पर बढ़त मिलती थी। इसी कारण से सेंट मैक्सिमस कबीला एक बहुत ही धनी कबीला था और गुप्त रूप से पागलपन भरे प्रयोगों को वित्तपोषित करने में सक्षम था, क्योंकि उन्हें हर महीने रिश्वत और सूचनाओं की बिक्री से अरबों का राजस्व प्राप्त होता था। मैक्स दुर्भाग्यवश इस महत्वपूर्ण वंशानुगत गुण को प्राप्त नहीं कर सका। कुछ ही देर में मैक्स की बारी आई, उसने गहरी सांस ली और ऑफिस में प्रवेश किया। 3 अधेड़ उम्र के पुरुष, जिनमें स्वयं भी विद्वतापूर्ण आभा थी, मेज के दोनों ओर बैठे थे और उन्होंने मैक्स से कुछ सरल प्रश्न पूछे, जैसे कि उसका नाम, जाति, प्रायोजक आदि। हैरानी की बात यह है कि मैक्स के चेहरे पर कंसीलर मास्क लगाने पर उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैक्स ने अपना नाम रावण और जाति के रूप में मॉडर्न वैम्पायर भरते हुए अपना प्रवेश फॉर्म पूरा करने के लिए स्वप्रायोजित विकल्प पर टिक किया। मैक्स ने पहले वर्ष की फीस जमा कर दी और उसके आवेदन पर तीनों प्रोफेसरों की मुहर लग गई। उसे एक छात्रावास का टोकन और कुछ किताबें दी गईं और विश्वविद्यालय के छात्रावासों के लिए जाने वाली आखिरी शटल पकड़ने के लिए जल्दी करने को कहा गया। मैक्स ने अपना सामान अपनी इन्वेंट्री में रखा और शटल क्षेत्र की ओर चल पड़ा। तभी उसे कोने में असिवा उसका इंतजार करते हुए मिली। मैक्स ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई और अपनी बाहों को मोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि शटल छात्रावासों के लिए रवाना हो गई। मैक्स विश्वविद्यालय के छात्रावास में पहुंचा और इमारत की विशालता को देखकर दंग रह गया। ये विश्वविद्यालय स्वयं एक लाल विशालकाय तारे की परिक्रमा करने वाले एक विशाल तैरते हुए क्षुद्र ग्रह पर बनाया गया था, जो कि टिया एक ग्रह ड्यूस्टार के पड़ोस में स्थित एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट में था और इसे उस प्रणाली द्वारा वन्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था। विश्वविद्यालय का स्थान इसे अध्ययन के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाता था।
हालांकि छात्रों को ऐसा महसूस न हो कि वे किसी अलग थलग जगह पर रह रहे हैं, इसलिए इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थी। छात्रावास क्षेत्र में यह बात स्पष्ट थी, क्योंकि वहां 30 मंजिला इमारतें 3 किलोमीटर से अधिक की सीधी रेखा में छात्रावास विंग के रूप में बनी हुई थी, जिन्हें ए से जी तक नाम दिया गया था। आवासीय विंग के अलावा एक उतना ही बड़ा भोजन और मेस हॉल था, जिसमें एक साथ 50,000 छात्र बैठ सकते थे और मेस के बगल में एक बड़ा खेल और मनोरंजन केंद्र था। छात्रावास क्षेत्र मुख्य विश्वविद्यालय परिसर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और छात्रावास क्षेत्र के अंदर हर चीज का भुगतान सोने के माध्यम से किया जाता था, जो विश्वविद्यालय परिसर के भीतर की सुविधाओं तक पहुंच के बिल्कुल विपरीत था, जिनका भुगतान योग्यता अंकों के माध्यम से किया जाता था। छात्रावास क्षेत्र में केवल एक मनोरंजन क्षेत्र था, लेकिन प्रशिक्षण मैदान विश्वविद्यालय परिसर के भीतर थे और केवल मेरिट अंकों के माध्यम से ही उन तक पहुंचा जा सकता था। मैक्स और असिवा दोनों को छात्रावास के डी विंग में 19वीं मंजिल पर कमरा नंबर 2001 में एक कमरा साझा करने के लिए आवंटित किया गया था। विश्वविद्यालय को छात्र छात्राओं को एक ही कमरे में रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसी वजह से कुछ अभिभावकों ने कुछ साल पहले इस व्यवस्था को बदलने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके अनुरोध को प्रधानाचार्य ने बेरहमी से खारिज कर दिया था। प्रधानाचार्य का मानना था कि वास्तविक दुनिया में पुरुष महिला का कोई भेद नहीं होता है और चूंकि विश्वविद्यालय छात्रों को वास्तविक दुनिया का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था, इसलिए इस तरह का संरक्षित वातावरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने के दौरान विचलित हो जाता है और वासना से भर जाता है, तो यह उसकी अपनी समस्या है, विश्वविद्यालय की नहीं। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण था, लेकिन निस्संदेह इसके कारण हर साल बहुत सी युवा किशोरियों के गर्भवती होने की घटनाएं हुई और मिश्रित नस्ल की संतानों की संख्या शुद्ध नस्ल के बच्चों की संख्या से कहीं अधिक थी। मैक्स इमारतों को निहारता रहा, विश्वविद्यालय के विशाल आकार से प्रभावित था, लेकिन आसिवा के एक तीखे सवाल ने उसकी तल्लीनता को भंग कर दिया। तुम आ रहे हो या फिर और समय बर्बाद करोगे? एक पल के लिए मैक्स को एहसास ही नहीं हुआ कि आसिवा उससे बात कर रही है। ये पहली बार था जब उसने उससे बात की थी और यह अजीब सा लगा। हालांकि जैसे ही उसे उसके शब्दों का अर्थ समझ आया, वह जल्दबाजी में कदम बढ़ाते हुए छात्रावास के कमरे की ओर चलने लगा। वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनकी लाल आंखें आसपास के सभी लोगों को स्कैन कर रही थी, क्योंकि वे तरह तरह के अजनबियों की भीड़ के बीच से गुजर रहे थे। देवदूत, जिन, बौने, मनुष्य, पिशाच, वेयरवुल्फ, जानवर जैसे इंसान, ड्रैगन, ओर्क, परी। मैक्स ने लगभग 5 मिनट तक चारों ओर देखते हुए 17 दौड़ें गिनी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह कितनी बड़ी और विविध भीड़ के बीच से गुजर रहा है। सभी लोग जोश से भरे हुए दिख रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोग नेटवर्किंग करने और जल्द से जल्द संपर्क बनाने की कोशिश में इधर उधर खड़े थे। मैक्स पहले से ही छोटे छोटे समूह बनते हुए देख सकता था, ऐसे समूह जो कुछ समय तक साथ रहेंगे, एक दूसरे को पसंद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन जब प्रतियोगिता वास्तविक होने लगेगी तो अनिवार्य रूप से टूट जाएंगे। असिवा और मैक्स दोनों ही भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए छात्रावास के कमरे की ओर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी से भी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2 लोगों के लिए होने के बावजूद छात्रावास का कमरा काफी विशाल था। इसमें 2 अलग अलग छोटे बेडरूम, एक साझा बाथरूम और एक छोटा सा बैठक कक्ष था। दोनों शयन कक्षों को जोड़ने वाली एक छोटी धातु की खिड़की थी, जिसे दोनों तरफ से खोला या बंद किया जा सकता था, जिसका उपयोग कथित तौर पर संचार के लिए किया जाता था। असिवा ने दाहिनी ओर का कमरा चुना और अपनी किताबें और वस्त्र बिस्तर पर फेंक दिए, जबकि मैक्स ने बाईं ओर का कमरा लिया और अंदर जाकर बैठ गया। मैक्स बिस्तर पर लेट गया और उसने पाया कि यह न तो बहुत नरम था और न ही बहुत सख्त, जो उसे बिल्कुल पसंद था। अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर मैक्स बिस्तर पर लेट गया और छत की ओर देखने लगा। आज विश्वविद्यालय के बारे में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाकी सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन 2 बड़ी बातें थी जो मैक्स को परेशान कर रही थी। मैक्स इस बारे में असिवा से बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सभी छात्रावास के कमरों में लगे लाउडस्पीकरों पर स्कूल की घोषणा बज उठी। शुभ संध्या विद्यार्थियों, मैं युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए ग्रैंड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। मैं अब विश्वविद्यालय के नियमों को केवल एक बार ही पढ़ूंगा, इसलिए ध्यान से पढ़ें। तारांकन विश्वविद्यालय के लिए प्रति घंटे केवल 3 शटल बसें चलेंगी, जिनमें से प्रत्येक में 1000 छात्रों के बैठने की क्षमता होगी। पहली शटल सुबह 7 बजे रवाना होगी और आखिरी शटल रात 11 बजे वापस आएगी। तारांकन व्याख्यान का समय प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे और दोपहर 2 से 4 बजे तक है,
और विश्वविद्यालय में एकमात्र भोजन क्षेत्र आवासीय क्षेत्र के भीतर ही स्थित है। तारांकन छात्रावास क्षेत्र और कैंपस के बीच 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लेवल 5 से लेवल 100 तक के राक्षस मौजूद हैं और इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पीवीपी पर्सनल व्यू पॉइंट कानूनी है। शटल पर हमला करना मना है। परिसर के अंदर लड़ाई करना मना है। छात्रावासों के अंदर लड़ाई करना मना है। इन नियमों को तोड़ने पर सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाएंगे और योग्यता अंक काटे जाएंगे, जबकि बार बार उल्लंघन करने पर निष्कासन भी हो सकता है। तारांकन विश्वविद्यालय की एआई वर्सिटी वाइल्ड जोन के भीतर दर्ज की गई हर हत्या पर नजर रखती है और हत्या की कठिनाई के आधार पर वह आपको मेरिट अंक प्रदान करेगी। तारांकन विश्वविद्यालय परिसर के भीतर प्रत्येक सुविधा का लाभ केवल योग्यता अंकों के भुगतान के माध्यम से ही उठाया जा सकता है और स्नातक माने जाने के लिए वर्ष के अंत में आपके पास कुल मिलाकर 100,000 योग्यता अंक होने चाहिए, अन्य मानदंडों के अलावा। तारांकन प्रत्येक व्याख्यान की कीमत प्रोफेसरों द्वारा ही तय की जाती है, जबकि पुस्तकालयों और प्रशिक्षण मैदानों जैसी विश्वविद्यालय सुविधाओं के उपयोग की कीमत प्रति घंटा निर्धारित होती है। तारांकन वैसे तो पास होने के लिए आपको सिर्फ 100,000 मेरिट पॉइंट्स की जरूरत है, लेकिन विश्वविद्यालय में 220,000 सक्रिय छात्र हैं और मेरिट लिस्ट में शीर्ष 10,000 छात्र ही डिस्टिंक्शन के साथ पास हो सकते हैं। चूंकि आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैं आप सभी को शुरुआत में 1,000 मेरिट पॉइंट्स दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय सूचना, आपने जोड़ 1,000 मेरिट अंक प्राप्त किए हैं। वर्तमान शेष राशि 1,000। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। प्रधानाचार्य की घोषणा बिल्कुल उसी बात के अनुरूप थी जिससे मैक्स चिंतित था। उन्हें ये दृढ़ विश्वास था कि छात्रावास जानबूझकर विश्वविद्यालय से बहुत दूर बनाए गए थे और अब उन्हें इसका कारण समझ में आ गया था। विश्वविद्यालय मैक्स की शुरुआती सोच से कहीं अधिक क्रूर जगह थी, जहां केवल 3,000 से 9,000 छात्र ही सुरक्षित रूप से कक्षाओं तक पहुंच सकते थे, जबकि अन्य 210,000 से अधिक छात्रों को किसी तरह कक्षाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हालांकि यदि किसी को विश्वविद्यालय तक सुरक्षित मार्ग मिल भी जाए, तो भी पर्याप्त योग्यता अंक प्राप्त किए बिना यह व्यर्थ होगा, क्योंकि सुविधाओं का लाभ उठाने का एकमात्र तरीका ये होगा कि पहले तो वे उनके लिए भुगतान कर सकें। विश्वविद्यालय ने छात्रों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान और पर्याप्त धन होने पर भोजन की गारंटी दी थी। यदि कोई छुट्टी लेना चाहता था और उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे थे, तो वह मनोरंजन केंद्र भी जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे शहर में एक आम नागरिक जीवन जीता है। हालांकि योद्धा बनने और विश्वविद्यालय से स्नातक होने के लिए व्यक्ति को वह सब कुछ अर्जित करना पड़ता था जो वह सीखना चाहता था। उन्हें प्राप्त ज्ञान के लिए संघर्ष करना पड़ता था, स्नातक होने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता था और संसाधनों का उपयोग करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हालांकि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां केवल धनी ही दाखिला ले सकते थे, लेकिन यह एक क्रूर जगह थी जहां केवल सबसे भूखे लोग ही विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण हो सकते थे। इसने एक लघु मॉडल में वास्तविक ब्रह्मांड को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया था, क्योंकि दुनिया भी लगभग इसी तरह काम करती है। जब मैक्स इन बातों पर विचार कर रहा था, तभी दोनों कमरों को जोड़ने वाली धातु की खिड़की खुल गई और उसने देखा कि असिवा उस दरार से झांक रहा है। जी, मैक्स ने असिवा से पूछा, जो कुछ देर चुप रही लेकिन फिर खिड़की खुली छोड़कर अपने बिस्तर पर लेट गई। असिव ने दृढ़ स्वर में कहा, चलिए कुछ बुनियादी नियम तय करते हैं और रणनीति पर चर्चा करते हैं। मैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुन रहा हूँ। असिवा ने कहा, हमें हर सुबह ठीक 6 बजे छात्रावास से बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए 5 से 5:30 बजे तक मैं बाथरूम का उपयोग करूंगा और 5:30 से 6 बजे तक आप कर सकते हैं। जरा सब्र रखो और कभी भी मेरी जासूसी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा किया, उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैक्स ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक लगता है। असिवा ने आगे कहा, छात्रावास के बाहर का अर्ध जंगल एक खूनी युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। मुझे यहाँ जमा हुए लोगों की पूरी ताकत का पता नहीं है, लेकिन मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है और मुझे लगता है कि टियर 0 पर होने के बावजूद आप भी उतने बुरे नहीं हैं। अगर हम सचमुच कोशिश करें तो हम दोनों सुबह 8 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में पहुंच जाएंगे। मैक्स ने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करने वाले हैं तो तुम्हें मुझसे इस तरह बात करना बंद करना होगा जैसे मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूं, और मुझसे थोड़ा सम्मान के साथ बात करना शुरू करना होगा। असिवा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, जब आप मेरा सम्मान अर्जित करेंगे, तभी आपको मेरा सम्मान मिलेगा। आपने पहले भी मेरी जान बचाई है,
इसीलिए मैं आपको टीम का सदस्य बनने का मौका दे रहा हूँ। आप मेरे अधीनस्थ नहीं हैं, मैं आपको ऐसा नहीं मानता, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति भी नहीं हैं जिन्हें मैं बहुत सम्मान की नज़र से देखता हूँ। मैं आपकी तरफ से कवर कर लूंगा, लेकिन मैं लगभग इसी तरह बात करता हूँ। मैक्स ने आह भरी और फिर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस पर बहस करने लायक कोई बात नहीं है। अगर वे एक दूसरे के साथ रहेंगे तो समय के साथ साथ उनके बीच अच्छे संबंध बन ही जाएंगे। मैक्स को वैसे भी असिवा जैसी साथी ज्यादा पसंद थी जो मीठे झूठ के बजाय कड़वा सच बोलती हो। कम से कम वह उसके मुंह से निकले शब्दों पर सीधे सीधे भरोसा तो कर सकता था। असिवा ने आगे कहा, विश्वविद्यालय के भीतर आप अपनी कक्षाएं लेने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं अपनी कक्षाएं लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। हम व्याख्यानों के बीच प्रतिदिन एक बार मिलेंगे ताकि एक दूसरे को बता सके कि विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलने से पहले दूसरे को कितना इंतजार करना होगा। हम सबसे आखिर में आने वाले का इंतजार करते हैं और फिर साथ में छात्रावासों की ओर चल पड़ते हैं। मैक्स ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये योजना उसे उचित लगी। इसके बाद असिवा कुछ देर चुप रही और अब मैक्स ने बातचीत को आगे बढ़ाया। इसमें बहुत सारा पीवीपी होगा, खासकर जैसे जैसे साल के अंत का सीजन नजदीक आएगा। बहुत सारी लड़ाइयों का मतलब है बहुत सारे दुश्मन बनाना, साथ ही मृत शरीरों से लूट के रूप में बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करना। लूट के वितरण के लिए मेरा प्रस्ताव है कि जो भी लड़ाई में अधिक योगदान देगा उसे पहली पसंद मिलेगी और फिर हम बारी बारी से चुनते रहेंगे। असिव ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, ठीक है। मैक्स ने आगे कहा, इस जगह पर सिर्फ तुम ही हो जो मेरा असली नाम जानते हो और मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता हूँ। इसलिए जब हम सार्वजनिक जगहों पर हों तो कृपया मुझे रावण कहकर बुलाएं। गोरा, अगर हम दोनों में से कोई भी कभी किसी को अपने साथ कमरे में लाता है तो चलो एक अलिखित नियम बना लेते हैं कि हम दूसरे को निजता देंगे, मैक्स ने कहा। असिवा ने इस टिप्पणी पर उपहास करते हुए कहा, मैं यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने कौशल को निखारने और अपने बदले के लिए और अधिक मजबूत बनने आई हूँ। मैक्स ने इस संकल्प का सम्मान किया, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, तो जब मैं एक लेकर आऊं, मुझे निजता दीजिए। असिवा ने दोनों कमरों के बीच की धातु की खिड़की को जोर से बंद करते हुए कहा, जितनी निजता चाहो ले लो, बस 6 बजे लड़ने के लिए तैयार रहना। मैक्स मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि विश्वविद्यालय का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत मजेदार भी होगा। बधाई हो बेटा, तुम्हारे जीवन के सबसे बुरे दिन आ गए हैं, ड्रैक्स ने उसकी भावनाओं को समझते हुए कहा। मैक्स जवाब देना चाहता था, लेकिन प्राचीन एआई ने उसे बीच में ही रोक दिया और याद दिलाया कि पहले ही रात के 1 बज चुके हैं और उसे लगभग 4 घंटे में उठना होगा। पहला दिन तो निश्चित रूप से बेहद तनावपूर्ण रहने वाला था। अगली सुबह ठीक 6 बजे मैक्स और असिवा ने पूरे शरीर को ढकने वाला कवच पहना और अपने हथियार लैस कर लिए और वे छात्रावास विंडी के गलियारों में दौड़ने लगे। जाहिर तौर पर वे अकेले नहीं थे जिन्हें जल्दी शुरुआत करने का विचार आया था, क्योंकि हजारों लोग पहले से ही खुले जंगल की ओर निकल रहे थे, लेकिन फिर भी कुल छात्र आबादी के विशाल आकार की तुलना में ये संख्या काफी कम थी, जो कि अधिकतम 10,000 के आसपास थी। अपने छात्रावास के कमरों को जल्दी छोड़ने वाले उन 10,000 लोगों में से 70% शटल टर्मिनल की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे थे, जो छात्रावास क्षेत्र से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। बेवकूफ, मैक्स ने बुदबुदाते हुए कहा जब उसने उन्हें शटल स्पॉट के पीछे कतार में खड़े होकर कतार में आगे आने के लिए एक दूसरे को खींचते और धकेलते हुए देखा। उनके द्वारा एक दूसरे पर बरसाए जा रहे अपशब्दों को सुनना मजेदार था, क्योंकि उनके अपशब्दों की परिष्कृत ध्वनि से ही मैक्स को पता चल गया कि वे समाज के उच्च वर्ग से थे। ओए, मुझे धक्का मत दो, निकम्मे, कतार में खड़ी एक खूबसूरत पोशाक पहने लड़की ने अपने पीछे खड़े एक ओर्क से कहा, लेकिन ओर्क को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह खुलेआम उसे गलत तरीके से छूने और सहलाने लगा। शटल पर जल्द ही खून खराबा शुरू हो जाएगा, असिवा ने टिप्पणी की और मैक्स के साथ जंगल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। पहले दिन बहुत से लोगों ने जंगल का रास्ता लेना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह था कि कुछ द्वितीय वर्ष के छात्रों ने जंगल में जाते समय 60-100 स्तर के राक्षसों के हाथों हुई भयानक मौतों की डरावनी कहानियों से कनिष्ठ छात्रों का मस्तिष्क बहला फुसला लिया था। चूंकि अधिकांश नामांकित छात्र या तो टियर 0 में थे या फिर शुरुआती टियर 1 में, इसलिए उनमें से बहुतों में ऐसे राक्षसों का सामना करने का साहस नहीं था। हालांकि ये दूसरे वर्ष के छात्रों की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि वे यथासंभव लंबे समय तक जंगलों पर एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि 100 में से 99 बार वहां मिलने वाले एकमात्र राक्षस 10-40 स्तर के बीच के होते थे। लेवल 10-40 के मॉन्स्टर को अकेले मारना अभी भी मुश्किल था,
हालांकि यहीं पर पार्टी गेम प्ले का महत्व सामने आया और एक अच्छी यूनिट की ताकत दिखने लगी, क्योंकि टीम वर्क ने लोगों को ऐसे मॉन्स्टर्स को आसानी से हराने में सक्षम बनाया। मैक्स और असिवा की जोड़ी में केवल 2 लड़ाके थे। जंगल में जाने पर यह कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं था, लेकिन दल में कम लोग होने से हर हत्या पर अधिक पुण्य और अनुभव मिलता था। जब वे पहली बार एक साथ निकले थे, तब से ही वे दोनों अजीब तरह से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा चुके थे। उन्हें इस बात की अच्छी समझ थी कि किन राक्षसों से लड़ना है और किन से नहीं लड़ना है। पहले 10 मिनट तक उन्होंने एक भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे बिना लड़ाई किए ही आसानी से लेवल 5-15 के दुश्मनों को अपनी गति से मात दे सकते हैं। हालांकि उन्हें 17वें स्तर के भूरे भालू का सामना करने पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भूरे भालू ने उनके आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया और मैक्स का सिर धड़ से अलग करने के इरादे से अपना दाहिना पंजा हिंसक रूप से उसकी ओर बढ़ाया। तभी मैक्स ने उस पर बेहद करीब से आग का गोला दागा और असिवा ने अपने खंजर सीधे उसकी आंखों में गाड़ दिए। -120, -1020 क्रिटिकल हिट। मैक्स ने -120 का नुकसान पहुंचाया, जबकि असिवा ने सीधे क्रिटिकल हिट किया और उस भूरे भालू को एक भी हमला पूरा करने का मौका मिलने से पहले ही मार डाला। असिवा पहले से ही टियर 1 पर थी और उसकी ताकत कोई मजाक नहीं थी। दुर्भाग्य से भालू उसका मुकाबला नहीं कर सका। सिस्टम सूचना, आपकी टीम ने एक जंगली भूरे भालू को मार गिराया है। जोड़ 200 अनुभव। जोड़ लेवल अप करें। विश्वविद्यालय सूचना, किल में योगदान के लिए जोड़ 30 मेरिट अंक। वर्तमान अंकों की कुल संख्या 1030। मैक्स को 30 मेरिट मिले, जबकि असिवा को 100 मिले। विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः ही ये तय कर लिया गया था कि किसे मारने में उनके योगदान के आधार पर कितने अंक मिलेंगे, जिससे शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। भालू को मारने के बाद भी दोनों नहीं रुके, बल्कि उसके बाद उनकी लड़ाई और भी भयंकर होती चली गई। पूरे 2.5 घंटे तक मैक्स और असिवा जंगल में लड़ते झगड़ते और संघर्ष करते रहे, जहां तक संभव हो। अन्य छात्रों से बचते रहे और उन जानवरों से लड़ने से बचते रहे जिन्हें हराने की क्षमता के बारे में उन्हें विश्वास नहीं था। वे ठीक 8:32 बजे विश्वविद्यालय के गेट के अंदर चोटिल और थके हारे पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने काफी सारे मेरिट पॉइंट्स अर्जित किए थे। विश्वविद्यालय सूचना, आप विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षित रूप से पहुंच गए हैं। क्या आप पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए 20 मेरिट पॉइंट्स का उपयोग करना चाहते हैं? मैक्स ने हाँ पर क्लिक किया, क्योंकि उसके कुल अंकों में से 20 मेरिट अंक काट लिए गए थे। उन्होंने रास्ते में कुल मिलाकर 18 जानवरों को मार गिराया था, जिसमें मैक्स ने कुल 520 मेरिट पॉइंट और असिवा ने 740 मेरिट पॉइंट हासिल किए थे। विश्वविद्यालय अधिसूचना, वर्तमान मेरिट अंक 1500। विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचते ही मैक्स हौंफ रहा था और सिर से पैर तक पसीने से तरबतर था, जबकि असिवा अपनी सांसों को सामान्य करने के लिए अपने घुटनों को पकड़े हुए थी ताकि उसकी मांसपेशियां थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें। हाँ, मैक्स हंसने लगा और उसकी पीठ जमीन पर जा लगी। वहीं असिवा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जरा सोचो, 1 साल तक दिन में 2 बार इस पागलपन का सामना करना पड़े। मैक्स ने कहा, हम मजबूती से वापसी करेंगे। असिवा ने मैक्स की ओर हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया और उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। 2.5 घंटे तक चले तनावपूर्ण मुकाबले के बाद दोनों के बीच का माहौल काफी बेहतर हो गया था, क्योंकि भले ही ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्हें एक दूसरे की लड़ने की शैली का अच्छा अंदाजा हो गया था। दोनों कक्षाओं की ओर साथ साथ चलने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि विश्वविद्यालय परिसर में कुछ 100 छात्र पहुंच चुके थे, जिनमें से लगभग सभी के शरीर पर चोट के निशान थे और उनके वस्त्र फटे हुए थे, जो छात्रावासों में मौजूद विशाल भीड़ की तुलना में एक छोटा सा हिस्सा था। हालांकि पहले व्याख्यान से पहले अभी भी समय था और निश्चित रूप से तब तक और भी बहुत से लोग आ जाएंगे, लेकिन यह अनुमान लगाना सुरक्षित था कि कुल मिलाकर केवल 20% ही विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचने में सफल होंगे। लगभग सुबह 8:45 बजे आखिरकार क्षितिज पर सूरज उगना शुरू हुआ और उसकी एक किरण मैक्स की त्वचा को छू गई, जिससे उसके पूरे शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। जंगल में लड़ते समय मैक्स के कपड़े उसकी कोहनी के पास से फट गए थे और सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही वह हिस्सा तुरंत झुलसने और जलने लगा। मास ने अपने दूसरे हाथ से खुली त्वचा को ढक लिया और दर्द से लड़ने के लिए अपने दांत भींच लिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसी क्षण असिवा ने अपने वस्त्रों का एक हिस्सा फाड़कर मैक्स की फटी हुई बांह के चारों ओर लपेट दिया। ब्रेक टाइम में फिर मिलते हैं, उसने रस्सी बांधकर जाते हुए कहा, और मैक्स भी मुस्कुराता हुआ चला गया, ये सोचते हुए कि शायद वह निर्दयी राजकुमारी उतनी भी निर्दयी नहीं थी जितनी वह सोचती थी। असिवा और मैक्स के पहले दिन के लिए अलग अलग लक्ष्य थे। मैक्स प्रोफेसर ग्राहम द्वारा दिए जाने वाले माना के मूल सिद्धांत,
नामक व्याख्यान को सुनना चाहता था, जबकि असिवा ब्रह्मांड का इतिहास नामक कक्षा में जाना चाहता था। इसलिए दोनों अलग हो गए और उन्होंने ब्रेक के दौरान एक दूसरे का हालचाल लेने का फैसला किया। माना कि मूल बात कि एक कक्षा में भाग लेने के लिए पूरे 500 मेरिट पॉइंट्स लगते थे, फिर भी मैक्स ने हिम्मत जुटाकर जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर इस समय उसे कुछ नहीं पता था तो वह था माना की मूल बातें। विश्वविद्यालय अधिसूचना 500 मेरिट अंक काट लिए गए हैं। आपके वर्तमान मेरिट बैलेंस में 1000 अंक हैं। मैक्स कक्षा के पीछे वाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि कक्षा धीरे धीरे छात्रों से भरने लगी थी। हालांकि ठीक 9 बजे व्याख्यान शुरू होने से पहले केवल 22 छात्र ही उपस्थित हो पाए। अब मैक्स को असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि वह 20 छात्रों की कक्षा में लगभग 400वीं पंक्ति में बैठा था। हालांकि प्रोफेसर ग्राहम को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि मैक्स कहाँ बैठा था। प्रोफेसर ग्राहम रेशमी चिकने विद्वतापूर्ण वस्त्रों से ढके हुए थे और उनके चेहरे पर एक गुस्सैल शिक्षक का भाव झलक रहा था। उसकी हर हरकत, चाहे वह चाक का टुकड़ा उठाना जैसा कोई साधारण काम हो या अपने महंगे वाइन ग्लास से शराब की एक घूंट लेना जैसी कोई बात, अचानक और तुरंत होती थी, जिससे देखने वाले को ऐसा लगता था कि वह आदमी जल्दी में है। अहम अहम ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, प्रोफेसर ग्राहम ने कहा और मैक्स ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनना शुरू कर दिया, जो कक्षा के बिल्कुल कोने में बैठे होने के बावजूद उसके कानों में एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मेरे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों करोड़ों वर्षों के विकास के बाद भी दो पैरों पर चलने वाली प्रजातियां आज भी वैसी ही क्यों हैं जैसी हम हैं? प्रोफेसर ग्राहम ने मुस्कुराते हुए अपनी वाइन की चुस्की लेते हुए पूछा। मैं आपसे ये सवाल इस तरह पूछता हूँ, आप सभी मुझे बताएं, आप बिना भोजन के कितने दिन जीवित रह सकते हैं? प्रोफेसर ग्राहम ने पूछा, जिस पर सभी ने लगभग 5-15 दिन का जवाब दिया। तो मान लीजिए कि हम कुछ दिनों तक बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन पानी का क्या? बिना किसी तरल पदार्थ का सेवन किए आप कितने दिन जीवित रह सकते हैं? प्रोफेसर ग्राहम ने पूछा, जिस पर सभी गहरी सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने जवाब दिया, 1-3 दिन। तो आप बिना भोजन के कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, बहुत कम समय के लिए, लेकिन बिना पानी के 1-3 दिन तो रह ही सकते हैं। लेकिन बच्चों, मुझे इसका उत्तर दीजिए, हम बिना हवा के कितने दिन जीवित रह सकते हैं? प्रोफेसर ग्राहम ने अपने छात्रों को गहन चिंतन के लिए प्रेरित करते हुए ये प्रश्न पूछा। कुछ मिनट भी नहीं, कुछ मिनट भी नहीं, ग्राहम ने कहा, और उनके छात्रों ने उनके जवाब से सहमति जताई। तो आपको क्या लगता है कि विकास ने इसे इस तरह क्यों बनाया? आपको क्या लगता है कि हम अपने शरीर में वसा के रूप में भोजन क्यों संग्रहित कर सकते हैं और इसके बिना कई दिनों तक, कम से कम 24-72 घंटे बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के 1 घंटे भी नहीं? हम अपने शरीर में हवा क्यों नहीं जमा करते, जो हमारे जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है? लाखों वर्षों के विकास के दौरान हमें स्वाभाविक रूप से अधिक हवा धारण करने के लिए विकसित होना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। क्यों? प्रोफेसर ने पूछा। मैक्स इस सवाल से पूरी तरह स्तब्ध रह गया था। उसने व्यक्तिगत रूप से कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था, और अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे यह बेहद अजीब लगा। ग्राहम ने आगे कहा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस हवा से हमें जीवन मिलता है, वही हवा हमारे शरीर को जहर भी देती है। शरीर में उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ऑक्सीकरण है। समय बीतने के साथ साथ शरीर में ऑक्सीकरण होता है, जिससे झुर्रियां पड़ती हैं, नसें अवरुद्ध हो जाती हैं और आप मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। ऑक्सीजन एक विष है, इसीलिए हमारा शरीर इसे लंबे समय तक संग्रहित नहीं रखता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि माना का क्या होगा? यदि ऑक्सीजन एक विष है और विष होने के कारण शरीर में लंबे समय तक संग्रहित नहीं रहती, तो माना के बारे में क्या? प्रोफेसर ग्राहम के सवाल ने मैक्स के दिमाग को झकझोर दिया, जबकि ड्रैक्स, जिसे पहले से ही जवाब पता था, ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये प्रोफेसर अपने काम में माहिर हैं। इस अवधारणा तक पहुंचने का यह एक शानदार तरीका है। जी हाँ देवियों और सज्जनों, आप सभी जो सोच रहे हैं वह सही है। माना वास्तव में हमारे शरीर के लिए विषैला है। यही कारण है कि प्रथम जागरण में लगभग 60-70% मूल निवासियों की जान चली गई। और ट्यूटोरियल गेम ओमेगा के समाप्त होने से पहले टियर 3 तक पहुंचने से पहले जागृति में जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस विष यानी माना के अभ्यस्त होने से समय के साथ काफी हद तक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इससे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, प्रोफेसर ग्राहम ने कहा, और अंदर बैठे 22 छात्रों के होश उड़ गए। उन्हें लगा मानो इस समय उनके सामने ब्रह्मांड के रहस्य खुल रहे हों। लेकिन आप कह सकते हैं,
लेकिन महोदय, हमारे शरीर में माना ऊर्जा संग्रहित होती है। मेरी स्वयं की माना क्षमता 200 या 500 या जो भी हो। तो मेरे विद्यार्थियों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि हमारा शरीर भौतिक रूप से माना ऊर्जा को संग्रहित करता है, तो मैं आज आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देता हूं, क्योंकि T0 और T3 के बीच हमारा शरीर माना की एक भी इकाई संग्रहित नहीं करता है। आपके सिस्टम स्क्रीन में दर्शाई गई माना क्षमता एक अनुपात है, जो ये दर्शाता है कि आपके रक्त कोशिकाएं आपके रक्त प्रवाह में माना विषाक्तता पैदा किए बिना कितनी कुशलता से माना को अवशोषित कर सकती हैं। आपके शरीर में अभी तक माना को संग्रहित करने के लिए आवश्यक अंग नहीं है, जिसे डेंटियन कहा जाता है। इसलिए आज कक्षा 1 में माना के बारे में बताई गई पहली बुनियादी बात एक बड़े मिथक को तोड़ना है जिस पर हम सभी विश्वास करते थे। वह यह है कि हमारा शरीर भौतिक रूप से माना को संग्रहित करता है। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। अगले सप्ताह मिलते हैं। दूसरे व्याख्यान के लिए यही समय निर्धारित है। प्रोफेसर ग्राहम ने अपने गिलास से शराब की आखिरी बूंदें पीते हुए कहा और फिर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। लेक्चर खत्म हो जाने के बावजूद मैक्स कमरे के पीछे बैठा ब्लैकबोर्ड को घूरता रहा, क्योंकि उसे आज जो कुछ भी सिखाया गया था वह समझ में नहीं आ रहा था। यह उनके लिए अभूतपूर्व खबर थी। उन्हें निस्संदेह अगले सप्ताह इसी समय इस व्याख्यान में भाग लेने की आवश्यकता होगी ताकि वे इसके बारे में और अधिक जान सकें।